Hey guys, Jai Hind. Welcome to Vani Academy's analysis of The Hindu. Today is 26th of Jan, and on behalf of Vani Academy, I wish you all very happy Republic Day. टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे वो है कोट ऑफ द डे, उसके बाद डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स का, उसके बाद स्टेट एंड कंट्री ऑफ द डे। ये टॉपिक हम करेंगे। जब भी हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो ये सारे जो डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, इन सभी का एक ही आंसर है, सिलेबस ऑफ यूपीएससी और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं विच हेल्प टू अचीव आर टारगेट। यूपीएससी की जो जर्नी है दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट। और सिलेबस यहाँ पे मेंस का कॉम्प्रिहेंड करके दिया है, आप इसे रीड कर सकते हो। और आपको इसे बहुत अच्छी तरह से याद करना है ताकि आप कोई भी न्यूज़ एनालिसिस सुनते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कोई मैगजीन देखते हो करंट अफेयर्स रिलेटेड, तो आपको पता हो कि आपने किस डायरेक्शन में वर्क करना है। इससे बेटर आज के लिए कोई कोट नहीं हो सकता। दिस इज द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स रीड दिस। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. On 26th November 1949, इसको हमने अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है। बिकॉज 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ये बन गया था कम्प्लीटली। और लेकिन फिर डिसाइड किया गया कि जो एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है एक डेट का, जो 26 जनवरी का एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। और तभी हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना शुरू किया, और तभी हमने जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे इन्फोर्स किया आज ही के दिन 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। और आप इसमें से प्रियम्बल में से देख सकते हो, सोशलिस्ट और जो सेकुलर थे ये दोनों जो वर्ड्स थे, और इसके अलावा एक वर्ड है इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड जो थे, ये तीनों वर्ड जो हैं, ये प्रियम्बल में इसको अमेंड करके 42nd अमेंडमेंट जो हुई थी तब ये इनको बीच में इंसर्ट किया गया। ये एक्चुअल जो प्रियम्बल था उसमें ये नहीं था। और इसके रिलेटेड आप पॉलिटी में पढ़ सकते हो, प्रियम्बल का एक चैप्टर दिया है पॉलिटी की बुक में, उसके रिलेटेड आप पढ़ सकते हो वहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स हैं उनके बारे में। जनरल स्टडी 2 के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस और प्रीलिम्स में आपसे मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। अभी फर्स्ट पेज के ऊपर एक आर्टिकल है, इंडिया न्यूज़ है, इंडिया चाइना ट्रूप्स क्लैश्ड एट नकुला। प्रीलिम्स के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि नकुला क्या है। देखिए, जो ला वर्ड है इसका मतलब होता है पास, जैसे माउंटेन्स के बीच में से एक जाने के लिए एक रास्ता, एक पास। और नकुला इज इन नॉर्थ ऑफ सिक्किम। सिक्किम के अंदर एक जलेपला, एक नथुला पास भी है, उनकी लोकेशन नीचे है, लेकिन जो नकुला पास है दैट इज हेयर इन द नॉर्थ ऑफ सिक्किम। दिस इज भूटान। बेसिकली ये न्यूज़ में इसलिए है आज क्योंकि यहाँ पे 20th जैन को यहाँ पे फेस ऑफ देखा गया, माइनर फेस ऑफ, और दोनों साइड के जो सोल्जर्स थे उन्होंने इंजरीज फेस की, इंजरीज हुई उनको। देखिए, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे बीच में एक कॉमन जो LAC है वो नहीं है। हमारी हिस्ट्री में आप पढ़ सकते हो कि दोनों जो नेशंस हैं, चाइना और इंडिया, इनके बीच में ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम जो LAC बनी, और वो एक
प्रॉपर नहीं है, दोनों के बीच में कॉमन नहीं है। दोनों काफ़ी ज़्यादा ऐसी टेरिटरीज हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसी, जैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, सिक्किम के अंदर, उसके बाद ईस्टर्न लद्दाख के अंदर काफ़ी सारे ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे जो दोनों की जो एलएसी है वो आपस में क्लैश करती हैं। दोनों एक दूसरे की जो टेरिटरीज हैं वो क्लेम करते हैं, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो हिस्टोरिकल कंसेप्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो अभी स्टैंड ऑफ हुआ, ये अभी रिजॉल्व कर लिया गया वहाँ। जो लोकल कमांडर्स लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स होते हैं बॉर्डर पे, और उनके द्वारा ये सॉर्ट आउट कर लिया गया। और आपको जो हिस्ट्री के अंदर इससे पहले जो अभी स्टैंड ऑफ हुए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी अप्रैल मई के अंदर 2020 में, अप्रैल मई के अंदर एक स्टैंड ऑफ हुआ था। उसके बाद आपको इसके बारे में, और जो 1962 का वॉर था, और उसके अलावा जो भी स्टैंड ऑफ्स हुए हैं, और इसका जो हिस्टोरिकल कंसेप्ट है चाइना और इंडिया की बाउंड्री का, जो एलएसी का और मैकमोहन जो लाइन है, इन सभी के बारे में। और जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मैकमोहन जो लाइन है, इन रेड क्लिफ जो लाइन है, और दुरंत जो लाइन है इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान बोलना सही रहेगा क्योंकि वो तब बनी थी। और इन सभी के बारे में जो बाउंड्री लाइंस हैं और बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, इनके बारे में आपको, इनकी जो टाइमलाइन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो आप इंटरनेशनल रिलेशंस में ये आपका टॉपिक कवर होगा। नकुला पास के बारे में आपने देख लिया है। सिक्किम के ईस्ट साइड के ऊपर भूटान है और वेस्ट साइड के ऊपर नेपाल है। और नेपाल के साथ भी जो इश्यूज रहते हैं हमारी कंट्री के, जैसे अभी इन्होंने अपने मैप के अंदर इन्होंने जो हमारी एक टेरिटरी थी जिसको इंडिया क्लेम करता है, इन्होंने अपने मैप के अंदर इंक्लूड किया। और इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं, जो डिस्प्यूटेड जगह प्लेसेस हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारी जो इंडिया की सॉवरेनिटी है, हमारी जो टेरिटरी है, उसके रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं एज अ सिटीजन्स और इवन एज अ सोशल, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, हमें पता होना चाहिए अच्छे से। GS2 के अंदर पॉलिटी गवर्नेंस के रिलेटेड ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट वाला टॉपिक है, इसे आप इंक्लूड कर सकते हो। अभी इन्होंने ट्रैक्टर रैली जो आज करने की बात की है, आज होगी ट्रैक्टर रैली साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली। और काफ़ी जगह पे जो फार्मर्स हैं, दे आर फार्मर जो यूनियंस हैं, फार्मर ग्रुप्स हैं इन वेरियस स्टेट्स, दे आर स्टैंडिंग विद द फार्मर्स विच आर स्टैंडिंग इन दिल्ली। और पहले ये एक या दो स्टेट से ही स्टार्ट हुआ, जैसे पंजाब, हरियाणा। और लेकिन अब ये एक पैन इंडिया प्रोटेस्ट बन चुका है। कल भी हमने डिस्कस किया था, कल की जो न्यूज़ एनालिसिस वाली वीडियो थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि नासिक के अंदर वहाँ जो अराउंड 15 टू 20,000 जो फार्मर्स हैं, दे मार्च्ड फ्रॉम नासिक टू मुंबई जो कैपिटल है महाराष्ट्र की, वहाँ तक उन्होंने मार्च किया ऑन देयर व्हीकल्स। और उसके अलावा बेंगलोर में भी जो वहाँ पे ट्रैक्टर रैली करने की मांग कर रहे थे वहाँ पे जो फार्मर ग्रुप्स थे, लेकिन अभी वो पुलिस और उनके बीच में टॉक्स चल रहे थे। और अभी वो डिसीजन आना है कि वो आज कर पाएंगे या नहीं। और बहुत सारे जैसे स्टेट्स के अंदर आज और काफ़ी दिनों से लगातार ट्रैक्टर रैली की जो है प्रैक्टिस हो रही है, और वहाँ पे वो प्रैक्टिस किया जाएगा। और आज भी जो जहाँ दिल्ली के अंदर यहाँ इंक्लूड किया गया है, जो एरिया डिसाइड किया गया है, फाइनलाइज किया गया है, वहाँ पे आपको साइमल्टेनियसली राजपथ पे तो परेड देखने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन साइड बाय साइड जो एक प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट के रूप के अंदर वो एक दूसरी जो एक परेड है वो भी आपको देखने को मिलेगी। और ये है कि जो दिल्ली के अंदर ब्रिज टू यूपी क्लोज्ड अहेड ऑफ फार्मर्स रैली, ये जो ब्रिज है, इसको जो सिग्नेचर ब्रिज जो दिल्ली के अंदर है, दिल्ली पुलिस क्लोज द सिग्नेचर ब्रिज ओवर द यमुना ऑन मंडे नाइट आफ्टर टेरेक्टर्स ट्राई टू एंटर द कैपिटल फ्रॉम उत्तर प्रदेश। इसके अलावा जो रिवर्स होती हैं, जैसे कि यमुना है, रिवर यमुना, उसका सोर्स आपको पता होना चाहिए कि यमुनोत्री ग्लेशियर से वो स्टार्ट होती है। उसके अलावा वो यूपी में जब गंगा रिवर के साथ आके इट
मिलती है, इट कंबाइंस, और वहाँ पे कौन सी जगह पे आके दोनों मीट करती हैं, दैट इज़ प्रयागराज। और इसका जो माउथ है और इसका जो सोर्स है रिवर का, आपको पता होना चाहिए, और किस किस इम्पॉर्टेंट सिटी में से ये ट्रैवल करती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये आप पढ़ सकते हो अभी। और उसके बाद जो आर्टिकल है एक डाटा डेटा पॉइंट के अंदर, GS1 के अंदर विमेन रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसके अंदर एक आर्टिकल है जिसका डेटा दिया हुआ है अनसेफ एट होम। जैसे अभी रिसेंटली जो पेंडेमिक का टाइम है, तो अभी तो लॉकडाउन काफ़ी लूज हो चुका है, और बहुत सारे जो लोग थे उनकी जॉब छूट गई, और कुछ ऐसे लोग थे जिनको घर से ही काम करना था, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी थी उनके पास। लेकिन जैसे बहुत सारी जो विमेन थी वो जैसे काम पे जाते हैं, और लेकिन जब पेंडेमिक के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे अभी वो घर पे रहना था, तो बहुत सारे जो ऐसी विमेन होती हैं उनको डोमेस्टिक जो वायलेंस था उसे फेस करना पड़ा। और जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है 2020 में, वो देखिए कैसे बढ़ा है, और बहुत सारे जो केसेस हैं वो कैसे ये एक शार्प कर्व है जो ऊपर को आया है, और क्राइम किस तरह से बढ़ा है। और जो वुमेन कमीशन थी उन्होंने भी बताया कि एक्चुअली ये जो केसेस बढ़े थे लास्ट फ्यू मंथ्स की, अगर हम बात करें तो एक आर्टिकल कवर था जिसमें जो नेशनल वुमेन कमीशन है उन्होंने बताया कि ये जो अभी केसेस बढ़े हैं, दीज आर मेनली ड्यू टू, क्योंकि रिपोर्टिंग अभी ज़्यादा हुई है। लेकिन फिर भी देखिए, अगर बात करें कि रिपोर्टिंग तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है बरीड इन साइलेंस। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जो रिपोर्ट ही नहीं कर पाते, वो पहुँचते ही नहीं है, जहाँ कंप्लेंट सेक्शन होता है वहाँ पे पहुँचते ही नहीं है। और स्टेट वाइज यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। उसके बाद जो NCRB की जो रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है, वो भी आप जब विमेन रिलेटेड इस तरह के लिखते हो आंसर्स अपने, वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, और किस तरह के क्राइम्स जो होते हैं विमेंस के अगेंस्ट, वो भी आप इस डेटा पॉइंट में से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट एक एडिटोरियल है ओवर जेलस थ्रेट। अभी जो बिहार पुलिस ने सर्कुलर निकाला था कि जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, कोई भी पोस्ट करता है, और अभी जो उन्होंने सर्कुलर जो निकाला था, इट रिवील्स द लो टॉलरेंस फॉर क्रिटिसिज्म, कि अगर कोई उनको क्रिटिसाइज कर रहा है तो कैसे वो जो बिहार गवर्नमेंट है उनकी जो लो टॉलरेंस है उसको वो दिखाता है। अभी जो वार्निंग दी गई बिहार पुलिस के द्वारा, ऑफ लीगल एक्शन बीइंग टेकन अगेंस्ट यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया फॉर ऑफेंसिव पोस्ट टारगेटिंग द गवर्नमेंट, ऑफेंसिव पोस्ट टारगेटिंग द गवर्नमेंट और उसके जो मिनिस्टर्स हैं और उसके ऑफिशियल्स हैं, बिट्रेज बोथ हाइपर सेंसिटिविटी को दिखाता है और उसके अलावा जो इग्नोरेंस है उसे दिखाता है कि किस तरह से हाइपर सेंसिटिव है गवर्नमेंट, और इग्नोर किया जा रहा है लॉ को। इट रिप्रेजेंट एन अनएक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लो टॉलरेंस फॉर क्रिटिसिज्म एंड जील टू काउ डाउन पब्लिक। कैसे पब्लिक को नीचे दबाया जा रहा है, और किस तरह का जो लो टॉलरेंस है क्रिटिसिज्म के लिए, वो यहाँ पे शो हो रहा है। द इकोनॉमिक ऑफेंसिस विंग जो है, इट इज बेसिकली comes under police jurisdiction. Economic Offences Wing, which also deals with cybercrime, has sent a circular to the department secretaries. उन्होंने सर्कुलर भेजा डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज को, दैट they could inform the wing about such offensive posts so that it could act against them, terming such actions against prescribed law. पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि पुलिस क्या हैंडल कर सकती है, और जो मजिस्ट्रेट हैं, एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके अंडर में, उनकी जुरिस्डिक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और ये हमें पता होना चाहिए। और ये जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे ऑफेंसिव, वैसे इन्होंने presumably the action contemplated is for an alleged cyber crime, even though the letter from the जो इंस्पेक्टर जनरल थे पुलिस के, IGP थे, और मेक नो मेंशन ऑफ एनी स्पेसिफिक पीनल प्रोविजन, उसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक पीनल प्रोविजन नहीं है। तो राइटर का कहना है कि ये एक
पॉसिबल हो सकता है कि शायद वो सेक्शन 66A की जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्शन 66A जो सेक्शन है उसको शायद वो रेफर कर रहे हों। पॉसिबिलिटी है ऐसे। एंड देयर इज़ नो अदर सेक्शन दैट डील्स विद ऑफेंसिव रिमार्क्स। जो वर्ड है ऑफेंसिव, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये सिर्फ उसी में जो आई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके सेक्शन 66A के अंदर ही इंक्लूड है। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि अभी जो सेक्शन 66A है उसको कैसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया था, क्योंकि वो एक ब्रॉडली डिफाइन था। देखिए, अ, इनको जब चैलेंज किया गया कोर्ट में इस सेक्शन को, सेक्शन 66A को, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टक डाउन कर दिया बिकॉज इट वाज वेरी ब्रॉडली डिफाइंड, टू ब्रॉडली डिफाइंड, as it is said that the law has to be very clear and written, law has to be written and very clear। और ये काफ़ी ब्रॉड था। और इस तरह के जो ऑफेंसिव रिमार्क्स हैं इसी में इंक्लूड हैं। द एक्ट रिमेनिंग पीनल द एक्ट्स रिमेनिंग जो प्रोविजंस हैं, पीनल प्रोविजंस जो हैं, pertain only to other offenses, thefts, personation and violation of privacy। there is nothing specific in the law that would remain render strong even offensive and intemperate criticism that a government cyber offense। अभी साइबर क्राइम जो विंग है में इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट दो हु पोस्ट ऑफेंसिव मैसेजेस, इस जो सर्कुलर है इसके अकॉर्डिंग। हाउएवर इट ओट टू बी रिमेंबर्ड, ये भी हमें याद होना चाहिए कि जो पुलिस है वो एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकती डेफेमेशन के जो केसेस होते हैं उसमें। एज ऑफेंस कैन ओनली बी डेल्ट बाय द वे ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट्स की तरह डील किया जा सकता है उनको, और वो भी मजिस्ट्रेट के सामने। एंड कैन नॉट बी सब्जेक्ट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, और पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती इसके ऊपर। The government indeed has the power to institute criminal defamation cases through public prosecutors। In response to criticism, जो गवर्नमेंट है वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने क्या क्लैरिफाई किया कि जो ये प्रपोज्ड एक्शन है ये सिर्फ जो र्यूमर्स होते हैं, र्यूमर जो मॉन्गर करते हैं उन्हीं के खिलाफ ये होता है। और जो इंसल्टिंग लैंग्वेज पोस्ट के अंदर, कमेंट्स के अंदर यूज़ की जाती है उसी के खिलाफ ये होगा। और यहाँ पे जो लोकल्स जो वहाँ पे जो नेता हैं या जो मिनिस्टर्स हैं उनका क्या कहना है ये आप पढ़ सकते हो। बिकॉज वी डो नॉट हैव टू यूज़ जो उन्होंने कहा है वो हम वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे अपने आंसर्स में। हमें सिर्फ जो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है अपने एग्ज़ाम को, ना कि पॉलिटिक्स के। और हमें जो अपने व्यूज़ हैं एग्ज़ाम्स के अंदर वो हमें न्यूट्रल रखने हैं, और एक बैलेंस आंसर हमें देना है, ना कि हमें हमारा आंसर्स हमारे ऐसे नहीं होने चाहिए कि जैसे किसी पार्टी की तरफ अलाइन है, और एक्सट्रीम व्यूज़ नहीं होने चाहिए हमारे। बहुत कुछ होता है सोशल मीडिया के ऊपर जो कि क्राइम की तरह देखा जाता है, जैसे हेट स्पीच हो गया, इन्फ्लेमेटरी एंड इंसल्टिंग रिमार्क्स और डेफेमेशन जिसे बोलते हैं। बट इट इट इल बिहोव्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट टू टेक नोट ऑफ दीज। ध्यान रखना चाहिए, अनलेस द ऑफेंडर्स आर इन्फ्लुएंशियल इनफ टू कॉज मेजर सोशल डिविजन्स एंड फॉर्मेंट वायलेंस। अभी इन्होंने दोनों साइड की बात बताई है इस आर्टिकल में कि गवर्नमेंट को इस चीज़ का ध्यान भी रखना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे ऐसी होती हैं जो सोसाइटी को स्प्लिट कर सकती हैं, जो सोसाइटी के अंदर एक तरह का डर पैदा कर सकती हैं। और इन सारी चीज़ों को एक स्टेट गवर्नमेंट को मतलब एक गवर्नमेंट को एक स्टेट को ही कंट्रोल करना चाहिए, करना ही होगा। और द गवर्नमेंट वुड डू well to act on police circular lest it be seen as an attempt to suppress its critics and those who make allegations of corruptions। लेकिन अभी ये भी नहीं है कि जो वहाँ पे सर्कुलर जो रिलीज अभी किया गया है, और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को इस तरह से काम नहीं करना कि वहाँ पे जो क्रिटिक्स हैं, जो गवर्नमेंट के क्रिटिक्स होते हैं, जो पॉलिसीज के क्रिटिक्स होते हैं, उनकी आवाज़ दबाए, या कोई अगर करप्शन के खिलाफ बोलता है या किसी ऐसी चीज़ के खिलाफ बोलता है। और राइटर का कहना है कि अभी गवर्नमेंट को इस तरह से काम नहीं करना कि उनकी जो आवाज़ है, जो डिसेंट देते हैं लोग अपना, उनकी आवाज़ को नहीं दबाना गवर्नमेंट को। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है, द स्क्रिप्ट ऑफ अनदर परेड ऑन रिपब्लिक डे। एक स्क्रिप्ट जैसे हमारी हिस्ट्री में पहले ऐसे नहीं हुआ कि जो हमारी ये जो
राइट होती है, रिचुअल होती है हमारी रिपब्लिक डे, और इसी के ऊपर साइमल्टेनियसली 2 परेड्स कंडक्ट होंगी आज 26 ऑफ जैन को। द रिचुअल इज इस तरह से ये जो रिपब्लिक डे जैसे हमारे लिए डिज़ाइन की है टू अंडरलाइन द रिपब्लिकन नेचर ऑफ आवर गवर्निंग अरेंजमेंट। जो हमारी डेमोक्रेसी है, हमारा जो गवर्निंग अरेंजमेंट है, उसको अंडरलाइन किया है, उसके रिपब्लिकन जो नेचर है उसे अंडरलाइन किया है इस जो डिज़ाइन में। बाय डेमोन्स्ट्रेट, हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपने आप को और पूरे वर्ल्ड को हम बताते हैं दैट द आर्म्ड फोर्सेस फॉर्मली ऑफर सैल्यूट एंड रिस्पेक्ट टू द सिविलियन अथॉरिटी सिंबलाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि जो एक सिविलियन अथॉरिटी है, जिन्हें हमारे जैसे जो फर्स्ट सिटीजन होते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हेड ऑफ द फोर्सेस हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, उनको कैसे फॉर्मली सल्यूट ऑफर किया जाता है ऑन द रिपब्लिक डे, और कैसे ये हमारी रिपब्लिकन जो नेचर है हमारी डेमोक्रेसी का, उसे ये जो रिचुअल है, ये राइट है, बताती है। जो कि अभी 72nd जो रिपब्लिक डे आज हम मनाएंगे। This theme will be reaffirmed this year also, notwithstanding that the traditional parade has over the year been used to showcase India's military जो might होती है, हमारी जो military strength है उसे दिखाती है ये parade। There will be no dilution of this नेशनल सेलिब्रेशन। जैसे कि फार्मर्स ने कहा कि कोई इंटरप्शन नहीं होगी, क्योंकि जो जवान हैं, जो वहाँ पे सोल्जर्स हैं, वो भी हमारे ही बेटे हैं, हम किसानों के ही बेटे हैं, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि कोई वहाँ पे अ, इस तरह का वायलेंस या इस तरह की कोई एक्टिविटी वहाँ पे नहीं होगी। येट द कैपिटल विल ऑल्सो विटनेस अनदर परेड आ पैरेलल मार्च, जैसे हमने बात की, और फार्मर्स के द्वारा और लूज फिटिंग जो उनकी यूनिफॉर्म्स होंगी ऑफ इंसुरेक्शन। दिस डायरेक्टर रैली कैन ऑल्सो बी शोकेस्ड एज वर्टिएबल वेरिटेबल कार्निवल ऑफ डिफाइंस एंड फेस्टिवल ऑफ द प्रोटेस्ट। एक प्रोटेस्ट का एक फेस्टिवल वो मनाएंगे, और स्टार्टिंग में जैसे लिखा था कि ये जो रिविटलाइज करेगा और रिवाइटल करेगा उनकी स्ट्रेंथ को, और उनकी जो मोरालिटी, उनकी जो मॉरली वो बहुत रिचार्ज हो जाएंगे इसकी वजह से, उनका जो प्रोटेस्ट है। और फार्मर्स ने अभी ये भी बात की है कि वो पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट करेंगे ऑन Feb 1, जब हमारा यूनियन जो बजट है वो रिलीज़ किया जाएगा फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा। और ऐसा उन्होंने बात की है अभी कि वो they have decided that they will प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ जो हमारा मंदिर है, जो हमारी पार्लियामेंट है, उसके सामने वो प्रोटेस्ट करेंगे। क्राइसिस ऑफ द फंक्शनरीज, देखिए यहाँ पे एक आयरनी है कि कैसे जिसका काम है कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करके दे, एक जो गवर्नमेंट है, बेसिकली उसका काम है कि गवर्न करना, स्टेट को मैनेज करना, एक मैनेजर की तरह सारा कुछ, लेकिन वो खुद ही कैसे एक प्रॉब्लम का पार्ट बन रही है। जैसे गवर्नमेंट के बारे में इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि कैसे वो खुद ही जो गवर्नमेंट है वो एक प्रॉब्लम का जो कि सॉल्वर होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर, वो खुद ही प्रॉब्लम क्रिएटर बन रही है। एज द फार्मर्स प्रोटेस्ट ऑफ 3 contentious farm laws, the government argues that it merely trying to reform। देखिए जो नीति आयोग है, हमारा थिंक टैंक है, वो कैसे रिफॉर्म्स लेके आने की बात कर रहा है कंट्री के अंदर। बट हमें पता होना चाहिए कि हर बार रिफॉर्म्स जो होते हैं, जैसे 1991 के अंदर आपको पता होगा जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे, उसमें भी बहुत सारे ऐसे विरोध हुए थे, और काफ़ी जब भी कोई भी नया रिफॉर्म आता है तो बहुत ऐसा प्रोटेस्ट होता है, बहुत लोगों को लगता है, उसके साथ एक पेन भी होती है। और गवर्नमेंट को अभी जो मैनेजर्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्न करने वाले जो ऑफिशियल्स होते हैं, उनको इस टास्क में माहिर होना चाहिए कि कैसे क्योंकि रिफॉर्म के साथ अभी पेन तो आएगा ही, लेकिन कैसे उसको मैनेज करना है कि गेन के साथ साथ जो पेन है लोगों को वो बहुत ही कम हो, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे लोगों को संभालना है, ये जो ट्रिक्स हैं, ये जो गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए।
और उसके बाद यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया है बेसिकली इसमें कि कैसे एक ही आवाज़ है जो अभी मेजॉरिटी गवर्नमेंट है। देखिए मेजॉरिटी गवर्नमेंट की एक ही हमारी डेमोक्रेसी के अंदर ये वीकनेस है कि जो मेजॉरिटी पार्टी है वो धीरे-धीरे एक अथॉरिटेरियन की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे दिस बीजेपी जो गवर्नमेंट है, ये पार्टी है, इट हैज़ कम अप विद अ ह्यूज मेजॉरिटी एंड इन्होंने जो गवर्नमेंट फॉर्म की है, दे हैव द ह्यूज मेजॉरिटी। और यहाँ पे इट इज़ ओनली वन वॉइस। यहाँ पे बताया है कि सिर्फ एक ही वॉइस है, वो जो ऑपोजिशन है उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। और उसके अलावा जो बहुत सारे सिटीजन्स हैं उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है इंटरनेशनल बोल्स के और अर्बन नक्सल्स इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करके जो आवाज़ है उनकी दबाया जा रहा है पब्लिक की आवाज़ को। और जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है सीबीआई है, और जो स्टेट की और एजेंसीज रहती हैं ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज रहती हैं, इनकम टैक्स जो ऑफिशियल्स रहते हैं, कैसे उनको यूज़ किया जा रहा है लोगों का जो डिसेंट है उसे साइलेंस करने के लिए, और जो डिसेंटर्स होते हैं उनकी आवाज़ को दबाने के लिए। It continuously updates its blue book of tricks। ब्लू बुक ऑफ ट्रिक्स की uh, एक ट्रिक्स की किताब है जिसमें कि वो कैसे लोगों को डिस्टर्ब करे, कैसे डिस्क्रेडिट करे, कैसे डिफ्यूज करे उनको, जो डिसेंट है लोगों का कैसे उनकी आवाज़ को दबाए। बेसिकली ये फ्रेज इसलिए यूज़ किया है यहाँ पे। और कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है, कैसे जो मार्जिनलाइज लोग हैं या इवन की जो ऑपोजिशन है कैसे उसको उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये आप इसमें पढ़ सकते हो। और misreading the farmers, having chalked off all conventional avenues of the negotiations and grievance resolution, the Modi government found itself confronted in a losing standoff with the farmers। देखिए जैसे बातचीत तो हो रही है, लेकिन जैसे हमने कल भी जो द हिंदू ने एक पोस्टर जो लेके आए थे, और उसमें जैसे हमने देखा था कि जो टेबल के ऊपर एक वहाँ पे टॉक्स लिखा हुआ है और कितनी बड़ी दीवार है फार्मर्स और जो सेंटर के बीच में। और इस तरह का नहीं होना चाहिए रवैया सेंटर का। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसे सेंटर को डांटा था कि किस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहिए था और आप खुद ही प्रॉब्लम का पार्ट बन रहे हो। और इसमें आगे आप पढ़ सकते हो कि किस तरह से अभी जो फार्मर्स हैं वो उन्होंने जो अपना जो प्रोटेस्ट है एक डिसिप्लिन वे में और सॉलिडेटरी के साथ वो दिखाया है, चैलेंजिंग द मोदी रिजाइम एंड इट अथॉरिटेरियन एनक्रोचमेंट्स। और कैसे सेंटर को भी अभी एक स्टैंड लेना चाहिए और जो उन्होंने ऑफर किया था, और एक जो प्रॉब्लम है इसे जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे इकट्ठे, और कुछ भी अगर किसी ने वहाँ पे कुछ भी अगर उनको मिसगाइड करने की कोशिश की या अगर कुछ भी हुआ तो बहुत एक वायलेंस क्रिएट हो सकता है और देश का बहुत ही नुकसान हो सकता है। सेंटर को और जितनी भी एजेंसीज हैं उनको जल्दी से जल्दी, और फार्मर्स को भी जल्दी से जल्दी इस इशू को जल्दी ही रिजॉल्व करना चाहिए। एंड वी ऑल होप फॉर दैट ऑन दिस डे। इसके बाद GS2 के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ये टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हो। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है न्यूज़पेपर में से, जो फॉरेन के जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाले जो पेज के ऊपर, रशिया हिट्स आउट एट यूएस ओवर नेवेलिनी, जो वहाँ के जो ओपोनेंट थे पुतिन के, रशिया ने हिट किया है यूएस को, इसके लिए ब्लेम किया है। उसके बाद डेवोस जो फोरम होता है, जो चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को वार्न किया है न्यू कोल्ड वॉर के। कोल्ड वॉर देखिए ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ा जाता, लेकिन इनडायरेक्ट तरह से ये एक वॉर लड़ा जाता है। इसके बारे में आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री में। उसके अलावा बाइडन टू साइन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू बूस्ट बाय अमेरिकन रूल्स। और काफ़ी सारे ये जो नए न्यू अभी जो इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन जो हैं, और इनके साथ जो अभी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, उन्होंने, और देखते हैं कि जैसे राइटर्स का कहना है कि देखते हैं कि अब ये दोनों की टीम है कैसे ये मैनेज करती है, और कैसे जो पहले जो प्रेसिडेंट थे
उन्होंने क्या क्या कमियां रह गई उनमें से, और क्या क्या उन्होंने गलत चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी वो की, और कैसे ये इनको अभी मैनेज करते हैं इस चीज़ को। और क्लाइमेट के रिलेटेड कैसे क्लाइमेट पॉलिसी जो है, कैसे उन्होंने फिर जो पेरिस क्लाइमेट जो एक्शन है उसे कैसे, एग्रीमेंट जो है उसे कैसे ज्वाइन करेंगे, उसके रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें अभी जो ये चेंज करेंगे। जैसे जो अलाउ करना, जो इमिग्रेंट्स को अलाउ करना, वो इस सारी जो इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं कैसे चेंज करेंगे, और वर्ल्ड के अंदर इनके जो स्टेप्स हैं उससे क्या चेंज आएगा, ये भी हम देखेंगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसे हम करते आ रहे हैं, और ये आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट वन इज नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ वन इज जेंडर इक्वालिटी। Then sixth one is clean water and sanitation, affordable and clean energy, then decent work and economic growth. Ninth is industry innovation and infrastructure. Tenth is reduced inequalities. Then 11th is sustainable cities and communities. Then 12th is responsible consumption and production. Then 13th is climate action. Then 14th is life on land, life below water. Sorry, for 14th. 15th is life on land. Then 16th is peace, justice and strong institutions. Then 17th is partnership for the goals. देखिए आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा जो नए लर्नर्स हैं कि सर प्रीवियस डे से ये जो गोल्स हैं 17 डेवलपमेंट गोल्स हमें एक एक दो बार पढ़ लेने चाहिए, रोज़ क्यों ऐसे पढ़ाते हैं? देखिए, जब भी अगर ये चीज़ आपके माइंड के अंदर माइंड में बैठी होगी, फिट होगी, अगर याद होगी, तभी आप इस तरह की चीज़ें आप अपने आंसर्स में प्रोड्यूस कर पाओगे। और मैं एक और बात कहता हूँ कि जस्ट न्यूज़ एनालिसिस सुनना ही काफ़ी नहीं है। आप न्यूज़ एनालिसिस को एक गाइड की तरह रख सकते हो, और उसके बाद न्यूज़ एनालिसिस सुनने के बाद आप ज़रूर जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़ें, जो मैगज़ीन्स हैं, जो आपके करंट अफेयर्स की मैगज़ीन्स हैं उसको पढ़ें। और जैसे अभी बजट आने वाला है, उसके बाद जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा, आप उसको ज़रूर उसकी इकोनॉमिक जो उसकी सर्वे होता है, जैसे बहुत सारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसका जो समरी निकालती हैं सर्वे का, आप वो बाद में पढ़ें, आप पढ़ सकते हैं जिसके लिए, लेकिन आप सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे जो है उसे खुद एक प्रॉपर टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा करके 1 वीक के अंदर आप ज़रूर उसे ख़त्म करें, क्योंकि आप अगर बाय अपने खुद हाथों से पॉइंट बनाओगे तो आपको कोई भी समरी, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की समरी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आप ज़रूर अपने जो खुद चीज़ों को पढ़ के समझ के आप एनालिसिस देख सकते हो उसका, लेकिन आप खुद अपने हाथ जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो बनाएं। आज जो हम स्टेट करेंगे दैट इज़ मेघालय, इट्स कैपिटल इज शिलोंग, और ये आप याद रख सकते हो। और ये बाउंड्री शेयर करती है असम के साथ, और बांग्लादेश कंट्री के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करती है। सिर्फ एक ही स्टेट और एक ही कंट्री के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करती है। फाउंडेशनल कोर्सेज बहुत ही जल्द लेके आया जाएगा आप सभी के लिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर, कि जो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फ़ी नहीं दे सकते, इतनी हैवी फीस नहीं दे सकते, वो इन जो फाउंडेशनल कोर्सेज हैं इनको आप देख सको। और ये अफोर्डेबल प्राइसेस पे होगा, बहुत ही लो और बहुत ही कम प्राइसेस पे होगा। और इस इनिशिएटिव के लिए आप इस वानी एकेडमी जो है इसको आप इसके जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। ज़रूर इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और यहाँ पे आपको ये जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे आपको इसकी पीपीटी और पीडीएफ मिलेगी। और आप यहाँ से इसकी वेबसाइट जो है और टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक यहाँ पे भी दिया है, और फेसबुक पेज भी है, वहाँ भी आप यहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।